हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद निकी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी 2025 का प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसके क्रम में हम लोग प्लेटफॉर्म का सेट सॉल्व कर रहे थे। आज उसका सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग 23 क्वेश्चन नंबर तक देखे थे, जिसका लास्ट क्वेश्चन था कि राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आज हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन से देखने जा रहे हैं। तो आप लोग का तैयारी किस तरह से चल रहा है, किस तरह से आप लोग पढ़ रहे हैं, बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। और कहाँ तक आप लोग का प्रिपरेशन पहुंचा है, किस टॉपिक से आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि एक वीडियो मेरा लाइव में टॉपिक के पर भी आता है। टॉपिक लेकर के हम लोग आते हैं लाइव में, तो उस तरह से आप लोग बता सकते हैं कमेंट्स में कि किस टाइप से आप लोग का तैयारी चल रहा है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है कि MARC, जिसको हम लोग मार्क कहते हैं, क्या कहते हैं? मार्क। मार्क का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि मार्क का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है मशीन रीडेबल कैटालॉगिंग। तो मार्क एक मानक प्रारूप है जिसका उपयोग हम लोग ग्रंथ सूची डेटाबेस के लिए करते हैं। तो ये मार्क आया कब था? तो 1960 के दशक में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा दिया गया था। 1960 के दशक में किसके द्वारा दिया गया था? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा दिया गया था ये मार्क 1960 के दशक में LCC के द्वारा दिया गया था ये मार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मतलब कहने का है कि बी लाइब्रेरी साइंस, यानी कि पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो इंफॉर्मेशन साइंस ऐड नहीं हुआ था फ्रेंड्स। पहले बिलीव कहा जाता था, लेकिन अभी जब BLIS होता है उसी को BLIS जो होता है उसी को बिलीव साइंस कोर्स बोलते हैं। तो बिलीव कोर्स का शुरुआत करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन था? तो सबसे पहले बिलीव जो शुरू किया था 1947 में शुरू हुआ था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, कब हुआ था? 1947 में शुरू हुआ था। किसके द्वारा शुरू हुआ था? तो ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा हुआ था। उसी तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा एमलिब का और PhD का भी शुरुआत किया गया था, लेकिन बिलीव का शुरुआत जो हुआ था सबसे पहले अलीगढ़ द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का प्रकाशन कौन करता है? तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है क्या। तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है, एक कह सकते हैं कि एक सामान्य ज्ञान की अंग्रेजी भाषा में एक इंसाइक्लोपीडिया बना हुआ था, जिसका पहली बार जो 1868 में और 1768 और 1771 के बीच एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में इसका प्रकाशन किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका INC, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंक के द्वारा किया गया था इसका प्रकाशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रणाली जिसमें पुस्तकें पाठकों के लिए खुली अलमारियों पर रखी जाती है उसे क्या कहते हैं? कहने का मतलब है कि अगर हम पुस्तक को अलमारी में बंद करके रखें तो बहुत सारे ऐसे रीडर्स जो आते हैं जो पुस्तक की मांग नहीं कर पाते हैं, या फिर उनको ऐसा लग रहा होगा कि लाइब्रेरी में जिस पुस्तक के लिए वो आए हैं उन पुस्तकों का मतलब संग्रह लाइब्रेरी में है या नहीं है, या फिर मांगने में संकोच हो, जिस भी तरह का उनका प्रॉब्लम हो। तो इसलिए क्या किया जाता है कि पुस्तक को क्या किया जाता है कि खुली द्वार प्रणाली द्वारा खुले में रखा जाता है। क्या किया जाता है? खुली ओपन एक्सेस सिस्टम इसको जिसको बोलते हैं हम लोग, तो खुले में रखा जाता है ताकि वो पुस्तक रीडर्स को चुनने में सहायता मिले, आसानी से मिल जाता है। तो जिससे वे स्वयं पुस्तकों को ब्राउज कर सकते हैं, ब्राउज में सर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं अलमारी से। तो इस तरह उनको खुली द्वार प्रणाली कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि पुस्तकालय उपकर, यानी कि लाइब्रेरी शेष जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी शेष किस प्रकार के पुस्तकालयों के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत है? कहने का मतलब है कि लाइब्रेरी शेष जो है वो किस प्रकार के पुस्तकालयों में लगाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये सार्वजनिक पुस्तकालय में लगाया जाता है। ये लाइब्रेरी शेष है क्या? तो ये पुस्तकालय ऊपर एक प्रकार का कर होता है जो कुछ राज्य में
भारतीय राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के तहत संपत्ति का जो कर लगाया जाता है, कहने का मतलब कि जो कह सकते हैं कि किसी का घर का टैक्स लग रहा है, किसी का जमीन का, मतलब जिसका जो संपत्ति है उस पे एक टैक्स लगता है, उसी में कुछ परसेंटेज बढ़ा करके लाइब्रेरी के विकास के लिए उपकर लगाया जाता है, जिसको हम लोग उपकर के नाम से जानते हैं। ये सार्वजनिक पुस्तकालय में लगता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूडीसी यानी कि उसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। इसका विकास किसके द्वारा किया गया था? ये बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि यूडीसी का विकास किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था। तो ये पॉल ऑटलेट और हेनरी लाफोंटेन द्वारा किया गया था। तो कब किया गया था फ्रेंड्स? यूडीसी का विकास कब किया था पॉल ऑटलेट? तो ये 1905 में 1905 में इसका विकास किया जाता है। तो ये 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत में इसकी स्थापना, इस तरह से भी अगर क्वेश्चन सदी में अगर क्वेश्चन पूछ दे, अगर डेट ना पूछ करके पूछ दे कि किस सदी में किया जाता है, तो ये 19वीं के लास्ट 19वीं सदी 19वीं सदी के लास्ट और 20वीं सदी की शुरुआत हो रही थी उस समय। 20वीं सदी की शुरुआत में इसकी स्थापना की गई थी, स्टार्टिंग में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज यानी कि NML भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? मैं पूछ रहा है कि NML की शुरुआत भारत सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो NML है क्या? तो NML जो है इसका उद्देश्य था कि भारत में लगभग 9000 पुस्तकालयों का मॉडल पुस्तकालय के रूप में इसको विकसित करना, उन्हें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में लैस करके राष्ट्रीय ज्ञान को नेटवर्क से जोड़ने की क्रिया NML करती थी। तो इसकी जो स्थापना थी वो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसका मतलब विकास किया गया था। तो कब किया गया था? वो 2014 में इसका विकास हुआ था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए एक नेटवर्क से क्वेश्चन फिर है कि इनफ्लिबनेट जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इनफ्लिबनेट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। इनफ्लिबनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। एक स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय यानी कि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर IUC जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उसके तहत ये कार्य करता है। विश्वविद्यालय में अनुदान इसके मतलब कह सकते हैं कि इसका जो विकास है वो किसके द्वारा होता है? तो UGC का द्वारा इसका विकास होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो गांधीनगर, जो कि कहाँ पे पड़ता है? तो वो गुजरात में पड़ता है। तो यहाँ पे इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समिति ने भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालय के विकास के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें दी थी। तो किस समिति ने विश्वविद्यालय पुस्तकालय के विकास के लिए सिफारिश की थी? तो ये थी रंगनाथन समिति। अब कह सकते हैं कि रंगनाथन समिति जो थी उसकी स्थापना कब हुई थी? ये पुस्तकालय समिति 1957 की अनुशंसा पर 1961 में डॉक्टर रंगनाथन की अध्यक्षता में इसको गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 1961 में। किसकी अध्यक्षता में? तो डॉक्टर रंगनाथन के अध्यक्षता में इसका स्थापना किया गया था। इसको एजुकेशन समिति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CCC यानी कि क्लासिफाइड कैटालॉग कोड, इसका फुल फॉर्म होता है में मुख्य प्रविष्टि के कितने अनुच्छेद यानी कि कितने सेक्शन होते हैं, यानी पूछ रहा है कि CCC में कितने सेक्शन होते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें 6 सेक्शन होते हैं। कौन कौन से सेक्शन होते हैं? तो पहला है लीडिंग सेक्शन, दूसरा है हेडिंग सेक्शन, तीसरा है टाइटल सेक्शन, चौथा है नोट सेक्शन, पांचवा है एक्सेशन नंबर सेक्शन और छठा जो होता है वो ट्रेसिंग सेक्शन होता है। तो ये 6 CCC के अनुच्छेद कह सकते हैं या फिर सेक्शन भी हम लोग कह सकते हैं। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि भारत में इंपीरियल लाइब्रेरी की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स इंपीरियल लाइब्रेरी की जो औपचारिक स्थापना हुई थी वो 1891 में
हुई थी। तो 1891 में इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना हुई और 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। और इसमें जो लॉर्ड कर्जन थे, उस समय के भारत का वायसराय थे, इस पहल में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। 30 जनवरी 1903 को 30 जनवरी, ये देखिए 1903 को, यानी कि इसका डेट है कितना, 30 जनवरी 1903 को इसे जनता के लिए खोल दिया गया था। और इसी जो इंपीरियल लाइब्रेरी को 1948 में नेशनल लाइब्रेरी का संज्ञा दिया गया था। NATIONAL, नेशनल लाइब्रेरी का नाम दे दिया गया था। और फिर जब नेशनल लाइब्रेरी बन गया था तो इसको कब, 1953 में जनता के लिए खोला गया था। तो यहाँ से आप लोग चारों ऑप्शन को देख सकते हैं कि 1891 में इसकी स्थापना हुई, 1903 में इसको जनता के लिए खोला गया, फिर 1948 में इसे नेशनल लाइब्रेरी बना दिया गया और फिर 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। तो इस तरह से आप लोग सारे पॉइंट को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसर्च इन प्रोग्रेस किस प्रकार की सूचना सेवा है। क्या पूछ रहा है, रिसर्च इन प्रोग्रेस किस प्रकार की सूचना सेवा है। इसको हम लोग शॉर्ट में RIP के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं RIP। RIP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रिसर्च इन प्रोग्रेस। तो इसको हम लोग सामयिक जागरूकता सेवा यानी कि CAS के हम लोग नाम से जानते हैं। इसकी किससे नाम से जानते हैं इस प्रकार की सेवा को, CAS के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है करेंट अवेयरनेस सर्विस। क्या होता है फ्रेंड्स, करेंट अवेयरनेस सर्विस, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कॉपीराइट अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ था। तो जो कॉपीराइट अधिनियम था फ्रेंड्स, ये भारत में किस वर्ष लागू हुआ था, तो 1958 में ये लागू हुआ था। और इस जो कॉपीराइट एक्ट है, अधिनियम है, जो 21 जनवरी 1958 को प्रभावी हुआ था। इसका मतलब क्या होता है कि साहित्यिक, नाटक, संगीतिक कालक्रम जो होता है, कार्यों के साथ साथ सिनेमेटोग्राफ, फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग के रचनाओं को, कार्यों को वितरण के उपयोग में विशेष अधिकार, मैंने कह सकते हैं कि एक तरह से किसी भी प्रकार का जो प्रकाशन होता है या फिर ऑथर द्वारा जो लिखा हुआ बुक होता है या किसी प्रकार का कंटेंट होता है, तो उसका विशेष अधिकार उस ऑथर को दिया जाता है। उसके लिए कॉपीराइट एक्ट बनाया गया था, ताकि ये ना हो कि मेहनत कोई और कर रहा है और उसका कंटेंट चुरा करके कोई अपना नाम दे देगा। तो इसलिए उसको एक विशेष अधिकार प्रदान किया जाता है कि अगर ऐसा आपको लगे कि मेरा किया हुआ काम कोई और चोरी कर रहा है, मैंने साहित्यिक चोरी को रोकने के लिए कॉपीराइट एक्ट लगाया जाता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। DDC में तालिका 1 यानी कि टेबल 1 किससे संबंधित है फ्रेंड्स, तो DDC में टेबल 1 जो है वो मानक उपविभाग यानी कि स्टैंडर्ड सब डिवीजन से संबंधित है। स्टैंडर्ड सब, एक मिनट, हाँ, स्टैंडर्ड सब डिवीजन से संबंधित है। क्या संबंधित है, टेबल 1 किससे संबंधित है, तो स्टैंडर्ड सब डिवीजन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह व्यक्ति जो पुस्तकालय का उपयोग करता है वह क्या कहलाता है। पूछ रहा है कि वह व्यक्ति जो पुस्तकालय का उपयोग करता है, पुस्तक का उपयोग करता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको पाठक कहेंगे। पाठक कहेंगे। चलिए ऑप्शन आइडेंटिफाई करते हैं कि कर्मचारी, तो कर्मचारी भी तो पुस्तकालय का उपयोग करता है, लेकिन नहीं, कर्मचारी पुस्तकालय का उपयोग उसकी रख रखाव देख रेख के लिए करता है। विक्रेता तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि ये लाइब्रेरी जो होता है उसको एक बोला जाता है कि ये पुस्तकें सेवार्थ है, यानी कि सेवा के लिए है। तो विक्रेता तो सेवा नहीं करता है, ये तो अपना कह सकते हैं कि बिजनेस करता है। प्रकाशक जो होता है वो बुक का लाने का काम करता है, जो ऑथर लिख करके देता है तो उसको प्रिंट करता है। तो इस तरह से जो पाठक और उपयोग करता है वो पुस्तकालय का
उपयोग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तकालय स्वचालन यानी कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन का अर्थ क्या है? तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन का अर्थ होता है फ्रेंड पुस्तकालय सेवाओं में कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। ऑटोमेशन का मतलब होता है कि लाइब्रेरी में अगर ऑटोमेशन की सेवा उपलब्ध है तो कार्य बहुत ही इजी और आसान हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग जान रहे होंगे कि कोई भी चीज को अगर मैनुअली हम लोग करते हैं, अगर किसी भी चीज को रजिस्टर में लिखना हो तो कितना मेहनत का काम है। अगर 2000-4000 बुक हो आ रहा है लाइब्रेरी में तो उसका एसेशनिंग करना, कैटलॉगिंग करना, क्लासिफिकेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो इस तरह से लाइब्रेरी ऑटोमेशन आने के बाद क्या हुआ कि सारी जो काम-धाम होने लगा वो कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी के थ्रू होने लगा। सूचीकरण होने लगा, बुक्स का आदान-प्रदान यानी कि सर्कुलेशन होने लगा। तो ये सारा चीज़ जो है एक सॉफ्टवेयर के थ्रू होने लगा लाइब्रेरी में। तो इस तरह की जो सेवा है इससे क्या हुआ कि पुस्तकालय का जो स्वचालन है वो बहुत ही आसान हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि पुस्तकालय सेवा में कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी का उपयोग का अर्थ होता है लाइब्रेरी ऑटोमेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपूपा पैटर्न किससे संबंधित है? ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अपूपा पैटर्न जो है वो रंगनाथन के द्वारा दिया हुआ एक क्लासिफिकेशन पैटर्न है। तो इसका उपयोग जो होता है पुस्तक को निधानी व्यवस्थापन यानी कि क्लासिफिकेशन, पुस्तक को क्लासिफिकेशन करेंगे उसके बाद ही तो उसको अलमारी पे व्यवस्थापन करते हैं ना। तो इस तरह से इसका जो उपयोग है अपूपा पैटर्न का है वो पुस्तक को निधानियों पर व्यवस्थापन करने के लिए उपयोग होता है। एक जो क्वेश्चन बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि आम हो गया है, फिर इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि अपूपा जिस तरह से पोस्टकर्व हम लोग पढ़े थे, उसमें होता क्या है कि पोस्टकर्व का कब कोई भी लेटर का फुल नाम पूछ लिया जाता है, जैसे कि पीओएस करके किसी का ओ का मतलब क्या होता है, सीओ का मतलब क्या होता है। इस तरह से अपूपा पैटर्न को भी किसी भी लेटर का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो ये होता है अपूपा, इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं अपू पी ए अपूपा। चलिए अब इसके बारे में देखते हैं कि इसका क्या नाम होता है। तो ए से होता है फ्रेंड्स एलियन। ए से क्या होता है? एलियन। ए एल आई ई एन। ए से एलियन होता है। और पी से जो होता है, पी से होता है पेन अम्ब्रेल। पेन, इसका स्पेलिंग याद रखिएगा, पेन और क्या है अम्ब्रेल, तो यू एम बी आर ए एल। अगर मान लीजिए कि किसी भी ऑप्शन में या फिर किसी भी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि पी का क्या मतलब होता है, तो आप लोग को स्पेल करेक्शन का भी ऑप्शन दे सकता है। जैसे पेन अम्ब्रेल का स्पेलिंग में थोड़ा-सा मिस्टेक कर देगा या किसी भी तरह से आप लोग को फँसाने का काम करेगा, तो इसलिए आप लोग इसका स्पेलिंग ज़रूर याद रखिएगा। यू से होता है अम्ब्रेल। यू से क्या होता है? अम्ब्रेल। बी आर ए एल। फिर पी से क्या होगा? फिर पी से पेन अम्ब्रेल होगा। पेन बी आर ए एल अम्ब्रेल। फिर ए से क्या होता है? तो ए से फिर से एलियन। एलियन। आप एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा कि एलियन रिपीट हो रहा है, पेन अम्ब्रेल ये भी रिपीट हो रहा है, लेकिन अम्ब्रेल जो है इसमें एक टाइम आता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है कि जो अनरिपीटेड है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, या फिर यू का मतलब क्या होता है, इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और हाँ एक चीज और आप लोग याद रखिएगा कि अपूपा पैटर्न जो है वो रंगनाथन के द्वारा दिया हुआ क्लासिफिकेशन पैटर्न है, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आईएलए यानी कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। आईएलए जो है वो इंडिया का एक लाइब्रेरी एसोसिएशन है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि मतलब भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना ये लाइब्रेरी एसोसिएशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 1933 में इसकी स्थापना हुई थी। एक चीज आप लोग याद रख सकते हैं छोटा सा ट्रिक बना करके कि आईएलए में कितने लेटर हैं? तो आई एल ए यानी कि 3। तो इस तरह से यहाँ पे 3-3 करके 33 आप लोग ध्यान में रखिएगा। किसी भी तरह से आप लोग मतलब याद कर लीजिएगा।
मतलब हम ऐसे ही याद किए थे, इसलिए आप लोग को बता रहे थे। तो इसका डेट भी आप लोग लिख लीजिए कि कब हुआ था। तो 13 सितंबर 1933 को, 13 सितंबर 1933 को इसकी स्थापना हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, तो उस समय इसका मुख्यालय दिल्ली में था। कहाँ था? दिल्ली में था। लेकिन अब इसकी मुख्यालय कहाँ पे है? तो अब इसकी मुख्यालय है कोलकाता में। कोलकाता में इसकी मुख्यालय है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट है कि थिसॉरस। थिसॉरस क्या है? तो थिसॉरस एक नियंत्रित शब्दावली का सूची है। शब्दावली का सूची है क्या? थिसॉरस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में यूजीसी ने पुस्तकालयों के विकास के लिए विशेष अनुदान दिया था? कहने का मतलब है कि यूजीसी द्वारा जो पुस्तकालय है उसके विकास के लिए दिया जाता है। तो किस पुस्तकालय के लिए दिया जाता है? हम लोग 4 टाइप के लाइब्रेरी पढ़े हैं, 4 टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी पढ़े हैं। तो किस टाइप की लाइब्रेरी के लिए यूजीसी द्वारा विकास के लिए फंड दिया जाता है? तो ये एकेडमिक लाइब्रेरी के लिए दिया जाता है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं एकेडमिक लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी के लिए यूजीसी के द्वारा क्या दिया जाता है? फंड दिया जाता है। तो ये कौन-कौन सी योजना, किस-किस योजनाओं में उसके द्वारा फंड दिया गया था? तो जब ये शुरू ही हुआ था कि एकेडमिक लाइब्रेरी को यूजीसी के द्वारा फंड दिया जाएगा विकास के लिए, तो ये सभी योजनाओं में दिया गया था। ये प्रथम में भी हुआ था, द्वितीय में भी हुआ था और तृतीय में भी हुआ था। तो आप लोग एक चीज़ बता सकते हैं कि कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना हुई थी वो कब हुई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? और तृतीय पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछ दे कि किस पंचवर्षीय योजना में यूजीसी द्वारा मतलब विकास के लिए फंड दिया गया था, वो कब हुआ था? तो इस तरह से आप लोग डेट भी इसका याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिया इंडेक्स इंडिया का प्रकाशन कौन करता है? इंडेक्स इंडिया का प्रकाशन कौन करता है? तो ये राजस्थान विश्वविद्यालय पुस्तकालय द्वारा किया जाता है। राजस्थान विश्वविद्यालय पुस्तकालय द्वारा किया जाता है। और कहाँ पे किया जाता है? तो ये जयपुर में, जयपुर में इसका प्रकाशन किया जाता है इंडेक्स इंडिया का। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है फ्रेंड्स? तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो त्रैमासिक है। त्रैमासिक यानी कि 3 महीने में ये लगातार प्रकाशित होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एक चीज और याद रखने वाली बात है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? इंडेक्स इंडिया की शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड्स? तो ये 1967 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठक का समय बचाव पर बल देता है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चतुर्थ लॉ जो है, रंगनाथन के फोर्थ लॉ पाठक के समय बचाने पर जोर देता है। तो फोर्थ लॉ है क्या? तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि फोर्थ लॉ कहता है कि सेव द टाइम ऑफ द रीडर्स, ये रंगनाथन का फोर्थ लॉ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि सीडीएस और सीडीएस या आईएसआईएस सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये जो सॉफ्टवेयर है ये यूनेस्को के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये एक कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन द्वारा विकसित किया गया है। तो ये किस प्रकार का मतलब जो ये संगठन जो सॉरी सॉफ्टवेयर जो है ये किस प्रकार का है? तो कह सकते हैं कि इसे मतलब सूचना भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है। सूचना का मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से डेटा को संग्रहित करने के लिए, भंडार करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसकी जो यूनेस्को द्वारा ये कब विकसित और वितरित किया गया था फ्रेंड्स? तो ये किया गया था 1980 में। कब किया गया था? डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग डेट को मतलब कोशिश कीजिएगा कि किसी तरह से रिलेट कर करके
याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बहुत सारे ऐसे डेट होते हैं जो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि इस डेट में तो ये हुआ था, इस डेट में वो हुआ था, तो किस तरह से उसको याद करें? तो डेट को उसके जो संगठन हो या फिर किसी की स्थापना हो तो उसको एक दूसरे से रिलेट करके आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरेक्टरी किस प्रकार की सूचना है? तो सूचना का जो प्रकार होता है वो 3 प्रकार के होता है। पहला प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक सोर्स जो होता है उसको बोलते हैं कि जो एकदम शुरुआत से, जैसे मेरे द्वारा कोई बुक लिखा गया नहीं कह सकते हैं कि किसी एक टॉपिक पे मेरे द्वारा कोई थीसिस लिखा गया। तो ये हमने लिखा है, ये मेरे द्वारा लिखा गया, मेरी सोच से है, ये हम सोच रहे थे कि हमको ये चीज़ करना है तो वो हम लिखे। तो इस तरह से वो मेरे द्वारा जो लिखा गया है वो किसी कहीं से कंटेंट उसको लिया नहीं गया है, वो मेरे द्वारा बनाया गया है तो उसको प्राथमिक कहेंगे। द्वितीयक जो होता है वो होता है कि मान लीजिए कि जैसे हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री का बहुत सारा बुक है। कोई भी प्रकाशन का अलग-अलग प्रकाशन का बुक है, तो मान लीजिए कि सारे प्रकाशनों को पढ़ करके, जैसे अभी हम लोग आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं तो इसमें हमने पीडीएफ बनाया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इसको प्रिंट करवाएँगे तो अगर 49 पेजेज़ से ज़्यादा होंगे तो ईबी बुक का संज्ञा इसको दिया जाएगा। तो हमने क्या किया कि इस टॉपिक से डायरेक्टली मान लीजिए कि हम लोग टॉपिक लेते हैं, तो उस टॉपिक से कहीं से उसका कंटेंट हम लोग इकट्ठा किए। उसके बाद क्या किए कि उसको अपने हाथों से लिखे या फिर प्रिंट करवा करके अपना नाम दिए कि मैंने इस बुक को लिखा, उसके बाद उसको पब्लिश करवाएँ। तो इस तरह से वो क्या हो गया कि दूसरे का जो कंटेंट था उसको हम लोग अपने भाषा में ट्रांसफ़र करके उस बुक को हम लोग प्रकाशित किए, यानी कि ये द्वितीयक स्रोत हो गया। तृतीयक स्रोत जो होता है उसको हम लोग किस तरह से रिलेट करेंगे? तो कुछ डायरेक्टरी होता है, तथ्यात्मक जानकारी होता है जिसको कभी-कभी द्वितीयक के करीब भी ला सकती है। जैसे कह सकते हैं कि मान लीजिए कि जैसे कोई भी अगर डायरेक्टरी बनाएगा या फिर कोई भी समझिए कि अ, जैसे किसी भी चीज़ को अगर बनाता है तो कहीं न कहीं से आप जब अपना नहीं है तो कहीं न कहीं से किसी दूसरे का हम लोग कंटेंट चुराएँगे या फिर उससे हेल्प लेंगे तभी तो हम लोग तीसरा बनाएँगे ना। तो इस तरह से इसको हम लोग तृतीयक स्रोत में रखते हैं। तो डायरेक्टरी जो है, डायरेक्टरी का कहने का मतलब क्या है कि टेलीफ़ोन की डायरेक्टरी हो गई या फिर कोई संस्थागत डायरेक्टरी हो गई। तो उसको कहीं न कहीं से उसकी डेटा हम लोग ला कर के तब आपके सामने हम लोग प्रस्तुत करेंगे। तो वो एक तृतीयक स्रोत में रखा जाएगा उसको। इस चीज़ को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्रोत जो है, इसको हम लोग अच्छे से मतलब एक न्यू क्लास में हम लोग टॉपिक के थ्रू इसको अच्छे से समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है कि भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय यानी कि नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो फ्रेंड्स दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में स्थित है क्या? नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी, ठीक है? तो नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी दिल्ली में स्थित है। ये एम्स जो है, एम्स में इसकी संस्था है और उसका स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1966 में हुआ था। एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा कि नेशनल जो साइंस लाइब्रेरी है, नेशनल साइंस लाइब्रेरी लाइब्रेरी, तो इसकी स्थापना जो है वो 1964 में हुई थी। तो साइंस और मेडिकल लाइब्रेरी इसकी भी जो साइंस लाइब्रेरी है, ये भी न्यू दिल्ली में ही है। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। तो इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन आप लोग इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि पहले तो साइंस आया था, पहले साइंस आया उसके बाद तो मेडिकल लाइब्रेरी बना ना, साइंस से ही मेडिकल का निर्माण हुआ है, जैसे कि हम लोग कोलोन क्लासिफिकेशन में भी देखते हैं। तो इस तरह से पहले साइंस आया था, यानी कि 1964 में साइंस आया था और 1966 में मेडिकल लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। तो ये होता है, ये इसकी जो स्थापना 19 केयर के द्वारा किया जाता है और इसको मेडिकल लाइब्रेरी को एम्स के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट है कि रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित प्रतिपादित पुस्तक चयन के सिद्धांत कौन से हैं? कहने का मतलब ये है कि रंगनाथन द्वारा बुक सिलेक्शन का सिद्धांत दिया गया है। क्या दिया गया है? बुक सिलेक्शन का सिद्धांत दिया गया है। तो इस सिद्धांत का क्या रूल है? क्या उसका नियम है? क्या कानून है? क्या उसका टैगलाइन है? तो ये चीज़
पूछ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि ए और सी दोनों। ठीक है, तो ये कहने का मतलब इसका है कि ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय सूत्र जो रंगनाथन का है, जैसे कि प्रथम सूत्र क्या कहता है रंगनाथन का, कि पुस्तकें उपयोग के लिए, यानी कि चयन उपयोगी होना चाहिए। जो पुस्तक का चयन हम लोग लाइब्रेरी में करते हैं वो उपयोगी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लाइब्रेरी साइंस का तैयारी कर रहे हैं और जा करके लाइब्रेरी में हम लोग बिहार पुलिस का बुक पढ़ रहे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस चीज की जरूरत है उसी का आप लोग को चयन करना है। नेक्स्ट है द्वितीय। द्वितीय लॉ क्या कहता है? द्वितीय बोलता है कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, यानी कि विविध पाठकों की आवश्यकता के अनुसार चयन मिले। यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, कि ऐसा लाइब्रेरी होना चाहिए कि मान लीजिए कि हम किसी भी चीज का तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे जाने के बाद अगर हम लोग बोलते हैं कि हमको लाइब्रेरी साइंस का तैयारी करना है, हमको किताब चाहिए, तो ऐसा ना हो कि लाइब्रेरियन बोल दे कि नहीं, यहाँ तो इस चीज का तैयारी नहीं होता है, यहाँ तो इस चीज का नहीं। लाइब्रेरी का मतलब होता है कि यूनिवर्स नॉलेज, यूनिवर्स में जितना सब्जेक्ट है, जितना नॉलेज है, सारे चीजों का संग्रहण उनको करना है। तृतीय लॉ क्या कहता है? तृतीय लॉ है कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसी पुस्तक का चयन जिनकी मांग हो। कहने का मतलब ये है कि मान लो कि यहाँ पे बिब्लियोग्राफी ला करके रख दिया गया, अगर यहाँ पे एकेडमिक लाइब्रेरी है और ला करके यहाँ पे मेडिकल लाइब्रेरी का बुक रख दिया गया, तो एकेडमिक लाइब्रेरी में तो जाहिर सी बात है कि लोग सिलेबस का बुक पढ़ेंगे, उसमें मेडिकल साइंस की लाइब्रेरी जो बुक होती है उसकी क्या जरूरत है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तृतीय लॉ बोलता है। तृतीय लॉ कहने का मतलब है कि प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक मिले। आप जितना लाइब्रेरी में जो बुक रख रहे हैं, आपको ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि इस बुक को कोई पाठक पढ़ता है या नहीं, इस बुक को कोई मांग करता है कि नहीं, इसका चयन कोई कर रहा है कि नहीं। तो इस तरह से ये फर्स्ट लॉ जो है पुस्तक चयन के सिद्धांत रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट है सी नंबर, सर्वश्रेष्ठ पाठक के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तक न्यूनतम लागत पे हो। इसका कहने का मतलब है कि ये सिद्धांत जो है ये मेलविल डेवी द्वारा दिया गया है, लेकिन रंगनाथन ने भी इस सिद्धांत को मतलब वेरीफाई किया है। कहने का मतलब है कि सर्वश्रेष्ठ जो पाठक है उसको जो सर्वश्रेष्ठ पाठक है, जिसको पढ़ने की इच्छा है, उसको कम लागत पे, ऐसा ना हो कि कोई पढ़ने के लिए इच्छुक है, कोई चाह रहा है कि हम लाइब्रेरी वैकेंसी का तैयारी करें और उसके पास उतना पैसा नहीं है कि बुक खरीद सके, तो नहीं, उसको इतना मतलब बजट में बनाना चाहिए ताकि सब लोगों के लिए अफोर्डेबल हो, सब लोग उसको अफोर्ड कर सके। तो उस लागत में पुस्तक को बनाना ये रंगनाथन के पुस्तक चयन सिद्धांत का रूल है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग आईपीआर के नाम से जानते हैं, आईपीआर किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स आईपीआर जो है वो बौद्धिक संपदा से संबंधित है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आज का ये क्वेश्चन हो गया। आप लोग को कैसा लगा जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स हम 10 साढ़े 10 बजे रात में भी एक टॉपिक लेकर के आते हैं डिस्कशन के लिए। आप लोग जो भी मतलब डिस्कशन करना चाह रहे हैं लाइव से जरूर जुटिएगा, बहुत फायदा होगा आप लोग को। जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 4 चांद लग जाएगा। जब आप लोग डिस्कशन करते हैं तो वो चीज आप लोग को कभी भूल नहीं पाएंगे, हमेशा टॉपिक क्लियर हो जाता है उससे। तो इसलिए आप लोग लाइव में जरूर जुटिएगा और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द ही मतलब हम लोग को नेक्स्ट मंथ में एलईटी का वैकेंसी देखने के लिए मिल रहा है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से सेट का प्रिपरेशन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। जो भी लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थी हो, जो भी तैयारी कर रहे हो, उनके लिए ये वीडियो हेल्प करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर से हम लोग एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ हम लोग मिलेंगे वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए।